हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, मतलब हमारे देश की और उसकी धड़कन की, यानी भारत के चुनावों की। भारत में चुनाव ना किसी त्योहार से कम नहीं होते, और इस त्योहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका, चलिए एक वोटर बनकर देखते हैं। उसके नजरिए से समझते हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व आखिर मनाया कैसे जाता है। तो इस सफर पर निकलने से पहले एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल यह है कि हमें चुनाव चाहिए ही क्यों? सोचिए जरा, हमारे देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं। क्या यह मुमकिन है कि हर कोई हर फैसले में सीधे सीधे शामिल हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बस इसीलिए चुनाव जरूरी हो जाते हैं, ताकि हम अपने लिए कुछ लोगों को चुन सकें, जो हमारी तरफ से हमारे लिए फैसले लें और सरकार चलाएं। पर एक मिनट, क्या हर चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं? नहीं, सिर्फ वोट डाल देना ही काफी नहीं होता। कुछ न्यूनतम शर्तें हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। जैसे, क्या सबको वोट देने का हक है? क्या चुनाव लड़ने के लिए असल में अलग अलग पार्टियां हैं, मतलब चॉइस है? क्या चुनाव रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहे हैं? जब ये सब शर्तें पूरी होती हैं ना, तभी एक चुनाव लोकतंत्र का असली त्योहार बनता है। चलिए, तो अब वापस चलते हैं हमारे वोटर के सफर पर। इस चुनावी त्योहार की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ, एक बिगुल के साथ, जो पूरे मुकाबले के लिए स्टेज सेट कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है? पूरे देश को अलग अलग चुनावी इलाकों में बांटा जाता है। इन्हीं इलाकों को हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूरे देश में ऐसे ही 543 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसी से 543 लोग चुने जाते हैं। यही 543 लोग सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और देश की सरकार बनाते हैं। अच्छे, चुनाव की एक और बहुत जरूरी तैयारी होती है, वोटर लिस्ट तैयार करना। इसे इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ये बेसिकली उन सभी लोगों की लिस्ट है जो वोट डाल सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि हर एलिजिबल नागरिक का नाम इसमें शामिल हो और कोई भी वोट देने से न चूके। यहाँ एक मजेदार बात है, वोट डालने के लिए मिनिमम एज है 18 साल, लेकिन अगर किसी को चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार बनना है, तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। तो अब मैदान तैयार है, खिलाड़ी भी लगभग तय हो चुके हैं, और अब शुरू होता है चुनाव का वो हिस्सा जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे ज्यादा सुनाई देता है, यानी हर एक वोट के लिए जोरदार लड़ाई, इलेक्शन कैंपेन। ये पॉलिटिकल कंपटीशन ना बहुत इंटेंस होता है। पार्टियां, उम्मीदवार सब बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों का समर्थन जीतने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में असली पावर किसके हाथ में होती है? वोटर के, जैसा कि ये कार्टून्स कितने मजेदार तरीके से दिखा रहे हैं। और इन कैंपेन्स की पहचान अक्सर बन जाते हैं कुछ पावरफुल स्लोगन्स, कुछ नारे। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, तेलुगु स्वाभिमान। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये उस दौर की सियासत की पूरी कहानी कह देते हैं। अब इतना बड़ा मुकाबला है तो जाहिर है कि कुछ नियम कानून भी होंगे ताकि खेल फेयर हो, और इन्हीं नियमों को कहते हैं आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये आचार संहिता एक तरह से रूल बुक है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्टियां और उम्मीदवार क्या नहीं कर सकते। जैसे, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म की जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। मकसद बस एक है, सबको बराबरी का मौका मिले और कोई गलत फायदा न उठाए। और फिर सारे प्रचार, सारे वादों के बाद आखिरकार वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, पोलिंग का दिन। हमारा वोटर अब तैयार है अपना वोट डालने के लिए, और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट रेफरी की निगरानी में होती है। ये जो वोटिंग का दिन है ना, ये दरअसल एक बहुत लंबे प्रोसेस का क्लाइमैक्स होता है। ये सफर चुनाव की घोषणा से शुरू होता है, फिर उम्मीदवारों का नामांकन होता है, फिर जोर शोर से कैंपेन चलता है, और वोटिंग के बाद होती है वोटों की गिनती, और फिर आता है रिजल्ट। तो इस पूरे चुनावी खेल का अंपायर कौन है? वो है भारत का चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब ये सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। और ये कोई मामूली अंपायर नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। चुनाव आयोग के पास जबरदस्त शक्तियां हैं। वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट और कंट्रोल करता है, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने वालों को सजा देता है, और तो और वो सरकार को भी अपने गाइडलाइंस मानने का आदेश दे सकता है।
अगर कहीं किसी बूथ पर कोई गड़बड़ हो जाए तो कमीशन वहां दोबारा पोलिंग का ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन इतनी शक्तियों के बाद भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में चुनाव आयोग के सामने आज भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे पैसों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कुछ अमीर उम्मीदवार और पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, यह भी एक बड़ी समस्या है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि बड़ी पार्टियों के अलावा वोटर्स के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे हमारा लोकतंत्र आज भी लड़ रहा है। और फिर आता है फैसले का दिन, यानी रिजल्ट। वोटों की गिनती होती है और जनता का फैसला सबके सामने आ जाता है। और ये फैसला सरकारें तक बदल सकता है, जैसा 1987 में हरियाणा में हुआ था, जब वोटर्स ने मौजूदा सरकार को हटाकर एक नई पार्टी को जबरदस्त बहुमत से जिता दिया था। ये दिखाता है कि असली पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में। तो यहां हमारे वोटर का सफर तो खत्म होता है, लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर एक वोट बराबर है, तो फिर एक अकेले वोट की असली ताकत क्या है? क्या एक वोट सच में कोई फर्क डाल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।